न्यूक्लिक अम्ल होता है वो 3 चीजों से मिलके बनता है। न्यूक्लिक एसिड, तीन चीज से मिलके बनेगा। ठीक है, पहला ये बनता है, देखना, पहला बनता है ये क्षार से बनता है, या बेस, या बनती है शुगर से, या शर्करा भी बोलते हैं, ध्यान रखना। और ये बनती है फॉस्फोरिक अम्ल से, H3PO4 लिखा है मैंने, फॉस्फोरिक अम्ल लिखा है H3PO4। समझ में आ गई बात सबको? ठीक है, देखो ये सार यहाँ पे दो प्रकार की पढ़ी जाती है। एक पढ़ी जाती है प्यूरिन सार, एक पढ़ी जाती है पिरिमिडिन सार, समझ में आ गई बात? तो दो तरह की क्या हो गई क्षार। प्यूरिन पढ़ी जाती है ग्वानिन, और पढ़ी जाती है एडेनिन। यहां पढ़ी जाती है साइटोसिन, थाइमिन और यूरेसिल। ठीक है, इंग्लिश वीडियो लिख देना, ग्वानिन, एडेनिन, साइटोसिन, थाइमिन और यूरेसिल। समझ में आ गई बात? तो देख लो, ध्यान समझो। सबसे पहले न्यूक्लिक एसिड की बात करते हैं, है ना। फिर डीएनए आरएनए जो स्ट्रक्चर होती है ना, वो न्यूक्लिक एसिडों से मिलकर बनती है। तो देखो यहाँ पे कितने टाइप, 3 टाइप के होते हैं। सार कितने होते हैं? 2, प्यूरिन और पिरिमिडिन सार। ठीक है, कौन कौन सार हो गए? प्यूरिन और पिरिमिडिन सार। प्यूरिन कौन सी होती है? ग्वानिन और एडेनिन। साइटोसिन ये कौन सी? थाइमिन और यूरेसिल। समझ आ गई? देखो यहाँ पर भी एक नंबर याद रख लेना, यहाँ पे आप रखना N9 नंबर याद, और यहाँ पे रखना N1 याद। क्यों याद रखना है मैं भी आपको समझा दूंगा, अभी नंबर याद रखना। देखो शुगर 2 टाइप की पड़ी जाएगी, एक पड़ी जाएगी राइबोज शुगर या शर्करा, राइबोज शुगर। एक पड़ी जाएगी डीऑक्सीराइबोज, ठीक है जी, समझ आ गई बात? ध्यान रखना यहाँ पे कार्बन नंबर याद रखना अपना, C1, C3 और C5 दोनों में सेम नंबर याद रखना, C1, C3 और C5। ठीक है, ये जो राइबोज शर्करा है ये यूज आती है आरएनए में, और ये यूज आती है डीएनए में। समझ में आ गई बात? तो ये इंट्रोडक्शन पार्ट मैंने दे दिया है आपको। मैंने बताया न्यूक्लिक एसिड किससे मिलके बने होते हैं, याद है? डीएनए आरएनए की स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। डीएनए आरएनए स्ट्रक्चर किससे मिलके बनती है? आई थिंक समझ गए होंगे आप। न्यूक्लिक एसिड किससे मिलकर बनता है? 3 चीजों से। पहला कौन सा है? क्षार, फिर कौन सी है? शुगर, फिर कौन सी है? फॉस्फोरिक अम्ल। तो देखो न्यूक्लिक अम्लों में जो बॉन्ड बनते हैं वो बनते हैं, सबसे पहले बनता है न्यूक्लियो साइड बॉन्ड। कौन से बॉन्ड की बात की जा रही है? न्यूक्लियोसाइड बॉन्ड। ठीक है, अगला जो बॉन्ड बनता है वो बनता है न्यूक्लियो साइड बॉन्ड। और जो अगला बॉन्ड बनता है वो बनता है पॉली न्यूक्लियो टाइड पर। ध्यान है ना, एग्जाम में पूछा जाता है तो याद रखना ढंग से इसको।
पॉलीन्यूक्लियोटाइड बॉन्ड। ठीक है, तो तीनों बॉन्ड आप लोग फटाफट उतार दीजिए और हेडिंग डाल दो न्यूक्लियोसाइड बॉन्ड। चलो हो गया, तीनों लिख लिया आप लोगों ने। पहला कौन सा है? न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोटाइड और पॉलीन्यूक्लियोटाइड। अब बात आती है कि न्यूक्लियोसाइड बॉन्ड कैसे बनता है। तो देखो बड़ा सिंपल है। सबसे पहले जो हमें बनाना होता है उसको ले लेते हैं। मान लो मुझे डीएनए बनाना है तो मैं डीऑक्सी राइबोस शुगर ले लूंगा। अगर मुझे आरएनए बनाना है तो मैं राइबोस शुगर ले लूंगा। ठीक है, तो मान लो अभी मैं आरएनए बना रहा हूं। क्या बना रहा हूं मैं? आरएनए बना रहा हूं। ठीक है, तो चलो होता क्या है, हम चलो ओवरऑल बात कर लेते हैं। चाहे मैं इसकी बात करूं, चाहे मैं डीएनए की बात करूं, चाहे मैं आरएनए की बात करूं, है ना। तो मैं लेता हूं शर्करा। क्या लेता हूं? शर्करा, शुगर ले लेता हूं मैं, है ना। कैसा, कौन सी शुगर है भाई? अगर आप आरएनए बनाना है तो आप आरएनए वाली शुगर ले लो, अगर आपको डीएनए बनाना है तो आप डीएनए वाली शुगर ले लो। मैंने दोनों का कॉमन ले लिया, समझ में आ गई बात। और मैंने देखो इस शर्करा की स्ट्रक्चर ऐसी होती है, अगर आप करोगे ना देखो इस तरीके से होती है। देखो आपके सिलेबस में सब नहीं है, है ना, तो आपको सबको पढ़ने की जरूरत नहीं है। इस तरीके से स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, ये होती है आरएनए वालों की। और जब डीएनए की बनाओगे तो दोनों तरफ क्या लग जाते हैं? एचएच लग जाते हैं। देखो ये आपको नहीं पढ़ना है मेरी तरफ से, तो ये OH H और एक दो नंबर पे HH लगा दो तो डीएनए बन जाता है। बाकी सब कुछ सेम चलता है। समझ में आ गई यहां तक बात सभी को? चलो, तो देखो ये किसकी है? आरएनए की राइबोस शुगर है ये। और ये कौन सी है? डीऑक्सी राइबोस। ठीक है, राइबोस शुगर। और ये कौन सी है? डीऑक्सी राइबोस। ये देखो एग्जाम में आपके लिए पूछी जाएगी, लेकिन फिर भी याद रख लेना ये शुगर की स्ट्रक्चर, है ना। ये ध्यान रखना स्ट्रक्चर। ठीक है, देखो यहां पे क्या होता है, ये 1 नंबर होता है, ये 2 नंबर होता है, ये 3 नंबर होता है, ये 4 नंबर होता है और ये 5 नंबर होता है। अब देख लो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर। और शुगर में हमेशा जब हम C1 कार्बन यूज लेते हैं, कौन से कार्बन यूज लेते हैं? C1 कार्बन जब आप यूज लेते हो, C1 कार्बन, जब शुगर का C1 कार्बन, अब देखो यहां हम लेंगे बेस, शार्ड लेंगे, बेस लेंगे। ठीक है, अब बोलो सर कौन सी बेस लेंगे? तो या तो हम लेंगे प्यूरीन वाली, या हम लेंगे पाइरिडीन वाली। आप पिरीडीन बोल दो, पाइरिडीन बोल दो, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो पिरीडीन लिखता हूं मैं, है ना। क्या ले लो आप? पिरीडीन वाली। इंग्लिश में नाम देख लो, या तो प्यूरीन ले लो या पाइरिडीन ले लो। ठीक है, अगर प्यूरिन लोगे तो कौन सा नंबर लेना पड़ेगा? N9 नंबर। ये लोगे तो कौन सा नंबर लेना पड़ेगा? N1 नंबर। इसमें N9 नंबर और इसमें N1 नंबर। अब आप बोलोगे सर प्यूरिन कौन सी लेते? तुम्हारी मर्जी ले लो, या तो एडेनिन ले लो या ग्वानिन ले लो। ठीक है, प्यूरिन कौन से लेंगे? या थाइमिन, साइटोसिन और यूरेसिल। जब आरएनए बनाओगे तो यूरेसिल लेते हैं, और जब डीएनए बनाएंगे तो थाइमिन लेते हैं। समझ में आ गई बात? तो देखो यहां पर ध्यान रखना एक बात को, तो देखो जो ये बॉन्ड बना है, ये वाला बॉन्ड, इस बॉन्ड को मैं क्या बोलता हूं? न्यूक्लियोसाइड बॉन्ड। तो तुमसे पूछ ले न्यूक्लियोसाइड बॉन्ड क्या होता है, क्या बोलोगे? जब शुगर का C1 कार्बन बेस या शार्ट के प्यूरिन से N9 से जुड़ जाए या पिरिडीन के N1 से जुड़ जाए, दोनों में से किसी एक में से जुड़ जाए, वही क्या कहलाता है? न्यूक्लियोसाइड बॉन्ड कहलाता है। समझ में आ गई बात सभी को? वापस दोहरा देता हूं, न्यूक्लियोसाइड बॉन्ड क्या होते हैं, तो ध्यान से समझना। शुगर का C1 कार्बन शार के प्यूरिन से N9 से जुड़े या पिरिडीन के N1 से जुड़े, प्यूरिन के N9 से जुड़े या पिरिडीन के N1 से जुड़े, वही क्या कहलाता है? न्यूक्लियोसाइड बॉन्ड। समझ में आ गई बात? चलो जी, एग्जाम आगे न्यूक्लियोसाइड बॉन्ड है शुगर शर्करा C1 प्लस प्यूरिन N9, ऑप्शन ए। समझ में आ गई? इस तरह से ऑप्शन पूछ जाएगा। वो स्ट्रक्चर याद मत करना, मैं तो कार्बन 5 दिखाई, इसमें कैसे कौन सी स्ट्रक्चर होती है, तो वो वाली बात बताइए। हो गया?
इसमें OH आप ऊपर लगा देना, सॉरी। उस स्ट्रक्चर को याद मत करना ना, अब मेरी तरफ से याद मत करना, आप तो ये याद रख लो। चलो नेक्स्ट स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। देखो जी, न्यूक्लियोटाइड किसे बोलेंगे? जब न्यूक्लियोसाइड बॉन्ड में फॉस्फोरिक अम्ल को जोड़ दिया जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। या फिर हम क्या बोल सकते हैं? जब सुगर या शर्करा का C1 कार्बन क्षार के प्यूरिन से N9 से जुड़े या क्षार के प्यूरिन से N1 से जुड़े और सुगर के C5 से या C3 से फॉस्फोरिक अम्ल जुड़ जाए तो यही क्या कहलाता है? न्यूक्लियोटाइड कहलाता है। आई थिंक आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलो जी फटाफट नोट कर लो। पॉलीन्यूक्लियोटाइड में देखो, अब देखो कुल मिलाकर न्यूक्लियोटाइड आगे करेगा पॉली। पॉली का मतलब बहुत सारे, मतलब बहुत सारे जब न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ जाते हैं तो क्या बनाते हैं? पॉलीन्यूक्लियोटाइड। वापस देख लो, पॉली का मतलब बहुत सारे। जो बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ जाते हैं तो किसका निर्माण करते हैं? पॉलीन्यूक्लियोटाइड का निर्माण करते हैं। चलो कैसे होगा? देखो सबसे पहले साइड स्ट्रक्चर वही बनेगी। देखो शर्करा क्या था? सुगर। बताओ उसके C1 से हमेशा कौन जुड़ता है? क्षार। कौन कौन सी क्षार जुड़ेगी? या तो N9 वाली या N1 वाली। N9 वाली कौन सी है? प्यूरीन। N1 वाली कौन सी है? पाइरिडीन, पिरिडीन। समझ में आ गई बात? इधर बताओ C5 से, अब देखो C5 से जोड़ता हूं एक बार, ठीक है? C5 से किसको जोड़ दो? फास्फोरिक अम्ल को। तो बताओ केवल ये बॉन्ड क्या कहलाता है? न्यूक्लियोसाइड। ये जुड़ गया क्या कहलाएगा? न्यूक्लियोटाइड। अब पॉली बनाना है तो इसी को रिपीट कर दो। एक बार बताओ, अभी देखो इसका C3 और खाली है, तो एक बात तो ध्यान रखना, C1 से हमेशा कौन जुड़ती है? क्षार। और C3 और C5 से हमेशा कौन जुड़ेगा? फॉस्फोरिक अम्ल। ठीक है, तो यहां पे वापस कौन जुड़ता है? फॉस्फोरिक अम्ल। समझ में आ गई बात? कौन जुड़ता है? फॉस्फोरिक अम्ल। तो कुल मिलाकर तुम एक चीज देख रहे हो, फॉस्फोरिक अम्ल हमेशा किससे जुड़ेगा? सुगर से जुड़ेगा, कंफर्म बात है। और वो भी किससे? या तो C3 से या C5 से। देखो फॉस्फोरिक अम्ल आगे वापस किससे जुड़ता है? सुगर से जुड़ता है, शर्करा से जुड़ता है। अब तुम बताओ, दिमाग लगाना, इधर अगर शर्करा का तुमने C5 काम में ले लिया तो इधर कौन सा लोगे? C3। अरे तभी तो याद करो, जब तुम DNA RNA पढ़ते हो ना, ये तो तुम क्या लगाते हो? 5' और 3'। अरे आया कहां से? यहां से आता है। तो देखो ये क्या होती है? स्ट्रक्चर से मुड़ जाती है, आपस गोला ले लेती है ना? समझ में आ गई बात? तो देखो 3' और 5' प्राइम पढ़ते हो ना, तो इसलिए आता है। तो देखो इधर शर्करा का C5, इधर क्या लेंगे? C3। बताओ इधर वापस से कौन जुड़ जाएगा? फॉस्फोरिक अम्ल। इधर देखो वापस, अब बताओ इधर कौन जुड़ेगी? देखो इधर कौन जुड़ेगी? शर्करा, सुगर। कौन सा नंबर ले लेंगे इधर? C5 नंबर। भाई इधर C3 से C5 हो जाएगा। बताओ C1 से हमेशा कौन जुड़ेगा? बताओ मुझे। क्षार। बहुत बढ़िया। कौन कौन सा नंबर? या तो N9 नंबर या N1 नंबर, बेस। बताओ इधर C1 से हमेशा कौन जुड़ेगा? बेस या समझ में आ गया मैंने कैसे कर दिया? वापस देख लो ध्यान से, है ना? ध्यान से समझो चीजों को। देखो समझो, पॉलीन्यूक्लियोटाइड सबसे पहले मुझे पता है इसका C1 से क्षार या बेस जुड़ता है, N9 N1 से जुड़ता है। तो ये जब बनता है, ये केवल जब ये बनता है, ये वाला, तो क्या बोला था तुमने? न्यूक्लियोसाइड। जब इसके अंदर ये भी जुड़ गया था तो तुमने क्या बोल दिया था? न्यूक्लियोटाइड। अब देखो क्या किया, समझो ध्यान से। अगर इधर C5 से फास्फोरिक अम्ल, इधर C3 से भी क्या है? फॉस्फोरिक अम्ल। तो मुझे तो नोट क्या याद रखना है कि सुगर से, शर्करा से हमेशा फॉस्फोरिक अम्ल 3 से और 5 से जुड़ता है, और 1 से हमेशा हमेशा और हमेशा कौन जुड़ती है? क्षार जुड़ती है। समझ में आ गई बात मेरी? चलो जी बहुत बढ़िया। तो देखो अगर तुमने 5 से जुड़ा है तो उधर कितना जुड़ेगी? 3 से। अगर इधर 3 से जुड़ा है, इधर कितना जुड़ेगी? 5 से। ये कंटिन्यू ऐसे चलती रहती है स्ट्रक्चर। ठीक है, और लास्ट में क्या होता है? ये इस तरीके से ऐसे कुंडलित हो जाती है ना, डायमर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है।